हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर जो आपका इतिहास का जो किताब है, मतलब सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की जो इतिहास की किताब है, भारत और समकालीन विश्व सेकेंड, उसकी हम आज यहाँ पर 2025 में आपका जो 13 अप्रैल को जो पेपर है, 13 मार्च को जो पेपर है आपका, उस पेपर में ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट ज़्यादा आएंगे, लॉन्ग कम आएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट ज़्यादा निकाले हैं और लॉन्ग कम निकाले हैं। चलिए हम यहाँ पर और इसको स्टार्ट करते हैं। और आपको एक फायदा और है इसमें कि आप जैसे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसके आंसर भी साथ में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन अकेले बनाए हो, आपको सिर्फ आंसर भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे और आंसर भी मिलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पर निकाले हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा यहाँ पर चैप्टर क्या नाम है, अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है महत्वपूर्ण शॉर्ट प्रश्नों के अंदर कौन सा है कि नेपोलियन संहिता 1804 के क्या प्रभाव थे। तो पहला प्रभाव क्या था कि इस संहिता ने समानती व्यवस्था को समाप्त कर समान कानून, संपत्ति का अधिकार और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया था। ये क्या थे, इसके प्रभाव थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विकास में कैसे योगदान दिया था। तो आंसर है इसका कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना फैली। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो इटली का एकीकरण 1861 में कुबेर केवुर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल सेकंड के प्रयासों से हुआ। अगला प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। तो बिस्मार्क ने लोहे को रक्त की नीति अपनाकर 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया। अगला प्रश्न है कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो बाल्कन में राष्ट्रवाद के कारण अलग अलग राष्ट्र बनने लगे, जिससे प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये तो पहले पार्ट के हो गए। अब आते हैं यहाँ पर हमारे दूसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट क्या है कि अध्याय 2, राष्ट्रवाद का भारत में उदय क्या है। पहला है क्वेश्चन के 1905 में बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव, क्या असर पड़ा। तो आंसर है कि बंगाल विभाजन से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों की शुरुआत हुई। अगला है कि होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये मुख्य थे। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और क्यों हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोलियां चलवाई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। तो रोलेल एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफत आंदोलन के समर्थ में। ठीक है, रोलेल एक्ट दो चीजों के लिए किया था उन्होंने। अगला आता है कि साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया। क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा चैप्टर आता है तीसरा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो शॉर्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था का विस्तार कैसे हुआ। तो उपनिवेशवाद, औद्योगिक नीति और परिवहन के प्रयास के कारण। दो कारण है इसमें, एक है उपनिवेशवाद और एक है औद्योगिक नीति और परिवहन के विकास के कारण। अगला प्रश्न आता है हमारा क्या कि औपनिवेशिक भारत में चाय और इंडिगो उत्पादन क्यों बढ़ा। तो आंसर है आपका क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशों में इनकी भारी मांग थी। अगला प्रश्न है महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन का क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्विक व्यापार घट गया, बेरोजगारी बढ़ी और कृषि संकट में गहरा गया। तीन कारण हो गए थे। अगला प्रश्न है कि फोर्डिज्म क्या है। तो यह उत्पादन की वह तकनीक है जिसमें मानवीकृत वस्तुएं बड़े पैमाने पर उत्पादित होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के क्या निर्णय हुए। तो IMF, ठीक है, IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई, ये निर्णय हुए। अगला प्रश्न आता है हमारा क्या कि औद्योगिकीकरण का युग। तो महत्वपूर्ण शॉर्ट में पहला है कि औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों शुरू हुई। तो आंसर में आप लिखोगे कि कोयला और लोह अयस्क की उपलब्धता, निवेश पूंजी, व्यापारिक उपनिवेश और मजबूत बैंकिंग प्रणाली के कारण स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न है कि कॉटन इंडस्ट्री के विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या भूमिका थी। तो क्वेश्चन आंसर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय कपड़ा उद्योग को कमजोर कर ब्रिटिश मिलों को बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न आता है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया। तो भारतीय लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न आता है हमारा क्या कि टूरिज्म क्या है। तो यह एक वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धति है जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक औद्योगिक क्रांति किन क्षेत्रों में
हुई तो इस्पात में, रसायन में, बिजली और पेट्रोलियम उद्योगों में हुई। अगला अब चैप्टर आता है हमारा 5वां, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मुद्रण क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। मुद्रण क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा इसमें। मुद्रण क्रांति का प्रभाव पड़ा कि शिक्षा का प्रसार हुआ, जागरूकता बढ़ी और समाज में नए विचार फैले। अगला प्रश्न आता है कि भारत में पहला मुद्रण प्रेस किसने स्थापित किया, तो पुर्तगालियों ने किया था। कहां पर, गोवा में। कब किया था, 1556 में। अगला प्रश्न आता है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रण क्रांति क्यों आई थी, तो सस्ते कागज और मुद्रण तकनीक के विकास से आई थी। ठीक है। समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई, तो लोगों को जागरूक किया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत तैयार भी किया। अगला प्रश्न आता है हमारा कि महिलाओं की शिक्षा में मुद्रण क्रांति का क्या योगदान था, तो महिलाओं की पढ़ाई लिखाई बढ़ी, समाज सुधार आंदोलन भी तेज हुए। अब आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। वे तो होगा इंपॉर्टेंट, ये अलग है। जैसे कि नेपोलियन ने यूरोप में किस प्रकार प्रशासनिक सुधार किए, तो कर प्रणाली सुधारी, उन्होंने कर प्रणाली को सुधार किया, है ना। समान कानून व्यवस्था, मापन और वजन की एक समान प्रणाली लागू की। राष्ट्रवाद के उदय में भाषा की क्या भूमिका थी, तो भाषा ने संस्कृति एकता को बढ़ावा दिया, जिससे राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई। अगला प्रश्न आता है कि एकीकरण और विखंडन का क्या अर्थ है, तो एकीकरण छोटे राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र बनना, जैसे इटली, जर्मनी। विखंडन क्या होता है, बड़े साम्राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में बांटना, जैसे ओटोमन साम्राज्य। अगला प्रश्न आता है कि फ्रांस ने 1848 की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। राजा का पतन हुआ, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार लागू हुआ और लोकतांत्रिक सरकार बनी। अगला प्रश्न है कि बर्लिन कांग्रेस 1878 का क्या परिणाम हुआ, तो आंसर है कि इसने बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों को स्वतंत्रता देने का मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है। अगला पार्ट आता है। अगले पार्ट का यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की, तो चंपारण में की थी, ये बिहार में स्थित है, और 1917 में की थी। अगला प्रश्न आता है कि दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का क्या महत्व है, तो इसने ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना की और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता 1931 के मुख्य बिंदु क्या थे, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया और ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया, ये था। अगला प्रश्न है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम का क्या महत्व था, तो आंसर में आ जाएगा इसने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की और द्वैध शासन समाप्त किया। ठीक है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा अगला यहाँ पर चैप्टर के साथ तीसरा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक व्यापार को कैसे प्रभावित किया, तो नए बाजारों और कच्चे माल की मांग बढ़ी, जिससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशवाद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश जरूरतों के अनुसार ढालना, और जिससे भारत कच्चा माल आपूर्ति केंद्र बन गया। अगला प्रश्न आता है कि अफ्रीका में उपनिवेशवाद के क्या प्रभाव पड़े, तो आंसर है कि भूमि छीन ली गई, पारंपरिक अर्थव्यवस्था नष्ट हुई और गुलामी बढ़ी। अगला प्रश्न है कि 1870 के दशक में ब्रिटेन में कृषि संकट क्यों आया था, तो सस्ते अमेरिकी गेहूं के कारण ब्रिटिश किसानों के प्रतिस्पर्धा में बढ़ गई थी। ये क्या हो गई थी, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्यों विफल हो गई, तो 1971 में अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया, जिससे वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था बढ़ गई थी। अगला प्रश्न आता है हमारा चौथे अध्याय के साथ, औद्योगिकरण योग के साथ। पहला, फैक्ट्री एक्ट 1833 का क्या उद्देश्य था, तो बाल श्रम पर नियंत्रण और श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार। अगला प्रश्न आता है कि भारत में पहला आधुनिक कपड़ा कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, तो मुंबई में हुआ था 1854 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है कि और प्रोटेक्शनिज्म में क्या अंतर है, तो पहला है इसमें कि फ्री ट्रेड बिना प्रतिबंधों का व्यापार होता है, और प्रोटेक्शनिज्म होता है घरेलू उपयोगों की रक्षा के लिए आयात पर कर लगाना। ठीक है। कर मतलब टैक्स लगाना। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण के दौरान मजदूरी की स्थिति कैसी थी, तो लंबा कार्य का समय और कम वेतन और अस्वास्थ्यकर कार्यस्थल थे। अगला प्रश्न आता है कि श्रमिक संघ मतलब ट्रेड यूनियंस क्यों बने, मजदूरों के अधिकार और वेतन वृद्धि के लिए बने। अगला प्रश्न आता है, अगला चैप्टर है हमारा 5वां, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो गुटेनबर्ग प्रेस का आविष्कार किसने किया और किसका क्या महत्व था, तो जोहानसबर्ग गुटेनबर्ग ने 1848 में किया, जिससे पुस्तकों की संख्या बढ़ी और शिक्षा का प्रसार हुआ।
अगला प्रश्न है भारत में समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? तो ब्रिटिश नीतियों को आलोचना कर लोगों की स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं और मुद्रण उपयोग का क्या संबंध था? तो महिलाओं की शिक्षा बढ़ी और उन्होंने पत्रिकाओं तथा उपन्यासों का लेखन शुरू किया। अगला प्रश्न आता है हमारा कि समाचार पत्र सेंसरशिप अधिनियम 1998 क्यों लागू किया गया? तो ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए इस पर क्या किया? लागू किया। अगला प्रश्न आता है कि भारत में मुद्रण संस्कृति का पहला बड़ा केंद्र कहाँ था? तो कोलकाता में था, ठीक है, जिसे हम आज कलकत्ता कहते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पर, ये अब ये शॉर्ट वाले हमारे खत्म हो गए, अब यहाँ पर आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर लॉन्ग प्रश्न। चलिए लॉन्ग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर में से लॉन्ग प्रश्न हमारा कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या प्रमुख कारण क्यों थे, क्या थे? ठीक है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ये तो आपको ऐसे लिखना है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कई कारण से हुआ। पहला है आपका क्या? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जो है ना, वो 1789। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेंडलिटी के विचारों को फैलाया, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अगला आता है कि नेपोलियन युद्ध और संहिता। तो अगला इसका आंसर आता है कि नेपोलियन ने यूरोप में राजनीतिक और कानून सुधार किए, जिससे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। यहाँ पर अगला आता है तीसरा वाला, कौन सा? कि कंजर्वेटिव पुनर्स्थापना और वियन कांग्रेस 1815। ठीक है, तो यूरोप की पुरानी राजशाही को बहाल करने की कोशिश के बावजूद राष्ट्रवादियों ने संगठित होकर अपने अपने राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। फिर पॉइंट अगला आता है कि औद्योगिकीकरण और आर्थिक परिवर्तन। तो आर्थिक विकास और परिवहन के साधनों, रेलवे, टेलीग्राफ में विकास से संचार बेहतर हुआ, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुए। फिर है इटली और जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, 1871 में इटली में ग्यूसेपे मेज़ीनी और काबूर और गैरिल्बोल्डी तथा जर्मन में बिस्मार्क ने नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलनों में ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। अगला आता है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन। पोलैंड, हंगरी, ग्रीस, आयरलैंड जैसे देशों में भी राष्ट्रवादियों ने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, ये अगला प्रश्न आता है हमारा अगले चैप्टर का कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय में 1919 से 1947 के बीच प्रमुख घटनाओं की क्या व्याख्या कीजिए। कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो रॉलेट एक्ट हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इस कानून के विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हुए। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोली चलवा दी, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ा। तीसरा असहयोग आंदोलन था हमारा। दूसरा क्या था? 1920-1922 के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। अगला प्रश्न आता है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के माध्यम से ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना की, जिससे आंदोलन तेज हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर ब्रिटिश सरकार से भारत छोड़ने की मांग की। फिर आता है स्वतंत्रता और विभाजन 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन धार्मिक दंगों और राजनीतिक तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अगला आता है हमारा तीसरा पार्ट, भूमंडलीकरण और उपनिवेशवाद। तो भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या था? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत पर गहरा प्रभाव डाला, जो आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। आर्थिक प्रभाव क्या है कि कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। भारत में जबरन नकदी फसलों, नील, कपास, चाय की खेती करवाई गई, जिससे किसान गरीबी में फंसे। ठीक है, फिर आता है दूसरा हमारा, उसमें क्या? औद्योगिकरण का विनाश। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के कुटीर उद्योग खत्म हो गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। तीसरा है रेलवे और संचार प्रणाली का विकास। ब्रिटिश व्यापारिक हितों के लिए भारत में रेलवे और टेलीग्राफ का विकास किया, जिससे आर्थिक नियंत्रण आसान हुआ। अब ये हो गया आर्थिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या था? देखो, पहला है इसमें नई शिक्षा प्रणाली। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की, जिससे भारतीय समाज में एक नया शिक्षित वर्ग उभरा। अगला है जातिवाद, जातिगत और सामाजिक विभाजन। ब्रिटिश नीति फूट डालो और राज करो के कारण समाज में धार्मिक और जातिगत भेदभाव बढ़ा। राष्ट्रीयवादी चेतना का विकास। अंग्रेजी शिक्षा और शोषणकारी नीतियों के खिलाफ भारतीयों में राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना विकसित हुई। अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पर चौथे पार्ट का, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण और प्रभाव क्या थे? तो प्रमुख कारण क्या थे? पहला यहाँ पर कारण क्या है? राष्ट्रवाद। यूरोप में बढ़ते राष्ट्रवादी विचारों
ने विभिन्न देशों के बीच टकराव को जन्म दिया। तीसरा, सैन्य गठबंधन, मिलिटरिज्म और अलायंस। यूरोप में दो सैन्य गठबंधन बनाए गए, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा मध्य शक्तियां। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये अलग थे तीनों, और सेंट्रल पावर्स कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी और इटली। अगला आता है कि साम्राज्यवाद, यूरोपीय देशों के बीच एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अगला आता है सरायजेवो हत्याकांड 1914, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेट की हत्या से युद्ध छिड़ गया। प्रमुख कारण कौन से थे? नए राष्ट्रों का उदय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की आदि में नए राजनीतिक बदलाव आए, लीग ऑफ नेशन की स्थापना, युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। तीसरा है कि विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, युद्ध के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और मंदी आ गई। अगला प्रश्न आता है हमारा अध्याय 5 से, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो पहला इसमें प्रमुख कारण क्या है कि जर्मनी की आक्रामक नीति, हिटलर ने जर्मनी को शक्तिशाली बनाने के लिए पोलैंड पर हमला किया, जिससे युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वायसराय की संधि, इस संधि ने जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध लगाए, जिससे वह बदले की भावना से भर गया। तीसरा है साम्राज्यवादी नीतियां, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और जर्मनी आदि देशों के बीच उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हुई। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वायसराय वाली संधि, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करें। अगला बात आता है इसमें प्रमुख प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना, 1945 में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना। यूरोप और एशिया में राजनीतिक बदलाव, कई देशों की स्वतंत्रता मिली और शीत युद्ध में शुरुआत हुई सर्दियों में। परमाणु बम का प्रयोग, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे हजारों लोग मारे गए। अब ये तो हो गए हमारे क्या क्वेश्चन लॉन्ग वाले। अब जो कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग में, तो यहाँ पर वो देखो। पहला है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में कैसे योगदान दिया, तो आप उत्तर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे पहला, राजाशाही का अंत और गणतंत्र की स्थापना, फ्रांस में राजतंत्र को खत्म कर लोकतंत्र की नींव रखी गई। दूसरा है इसमें कि नए प्रतीकों और राष्ट्रगान का विकास, राष्ट्रीय ध्वज गान और नए प्रशासनिक सुधारों ने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। ठीक है। तीसरा आता है कि नेपोलियन के सुधार, नेपोलियन ने पूरे यूरोप में समान कानून लागू किए, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। चौथा पॉइंट आता है कि यूरोपीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना, फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में क्रांति के विचार फैलाए, जिससे राष्ट्रवाद की लहर उठी। अगला आता है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया व्याख्या कीजिए। तो आपका उत्तर में देखो क्या आएगा, जर्मनीकरण का एकीकरण, सबसे पहला पॉइंट है इसमें एकीकरण। तो मुख्य नेता ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रसाक और चांसलर ये थे। तो प्रारंभिक स्थिति 1848 में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा था और प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। तीनों युद्ध के माध्यम में एकीकरण, तीनों जो युद्ध हुए थे उनमें क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। कैसा एकीकरण हुआ था कि 1864, 1866, 1870 और 71 के बीच के ये तीनों हैं। तो पहला है हमारा कि डेनमार्क से युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क को हराया। दूसरा है 1866 का ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध प्रसा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उत्तरी जर्मनी को अपने नियंत्रण में लिया। 1870 71 फ्रांस ने युद्ध प्रसा ने फ्रांस को हराया और 1871 में जर्मनी में एकीकरण हुआ। फिर परिणाम क्या हुआ, इससे जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा और यूरोप की एक बड़ी शक्ति बन गया। इटली का एकीकरण क्या है, तो मुख्य नेता ग्यूसेपे मेजीनी और ग्यूसेपे गैरिबाल्डी, काउंट और कबूर ये नेता थे सब। तो प्रारंभिक स्थिति इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा था और उस पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। मुख्य घटनाएं कौन सी हुई, तो यहाँ पर ये चार मुख्य घटनाएं हैं, आपको याद रखना है चारों। तो पहली मुख्य घटना है 1848 की, ग्यूसेपे मेजीनी ने यंग इटली आंदोलन शुरू किया। 1859 में काउंट कबूर ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराया। 1860 गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली को एकत्रित किया। 1870 रोम को इटली में शामिल कर लिया गया और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न, और फिर इसके बाद परिणाम क्या हुए इसके, तो रोम को इटली की राजधानी बनाया और यह एक आधुनिक राष्ट्र बना। अगला प्रश्न आता है कि वियना कांग्रेस 1815 की शर्तों और उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो क्या क्या है यहाँ पर देखो, वियना कांग्रेस की शर्तें क्या थी वो देखो पहले तो 3 शर्तें, इनकी 4 शर्तें बताई गई हैं। इसमें कितनी शर्तें बताई गई हैं, 4 शर्तें यहाँ पर बताई गई। तो पहली शर्त क्या है कि फ्रांस की सीमाओं को सीमित करना, नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस उनके पुराने शासकों को सौंप दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि राजशाही की पुनर्स्थापना, यूरोप में पारंपरिक राजवंशों को फिर से स्थापित किया गया। बेल्जियम और हॉलैंड का विलय, बेल्जियम और हॉलैंड के साथ जोड़कर यूनाइटेड किंगडम
ऑफ नीदरलैंड बनाया गया। अगला प्रश्न है इसके बाद क्या है कि रूस, ऑस्ट्रिया और कोलाव इन देशों को नए क्षेत्र मिले। इन देशों को क्या होगा, नए क्षेत्र मिले। अब वियना कांग्रेस का क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर 3 प्रभाव है। पहला प्रभाव यहाँ पर है कि राजशाही की मजबूती, लोकतांत्रिक विचारों को दबाया गया, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, जर्मनी और इटली के में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। तीसरा, क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि, 1830 और 48 की क्रांतियां इसी परिणाम की थी। अब आता है दूसरा पार्ट, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान की विवेचना कीजिए। सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1817 से 1818 किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दूसरा, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नमक सत्याग्रह और करों का बहिष्कार किया। चौथा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 करो या मरो का नारा दिया और ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग की। इन्होंने ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब आता है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 1934 की तुलना कीजिए। तुलना के लिए यहाँ पर मैंने सारणी बनाई है आपके लिए। देखो यहाँ पर लिखा है आधार और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आरंभ कब हुआ था, ये हुआ था 1920 और 10 साल बाद ये 1930 में स्टार्ट हुआ। फिर नेतृत्व कौन कर रहा था, दोनों में महात्मा गांधी नेतृत्व में कर रहे थे, कैप्टनसी। अगला प्रश्न आता है कि मुख्य कारण क्या थे, तो ये आंदोलन हुआ था जो कौन सा वाला आपका असहयोग आंदोलन, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉयल एक्ट लागू होने पर आंदोलन हुआ था। और जो साइमन कमीशन और दांडी मार्च, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था और साइमन ने एक कमीशन बनाया था साइमन, उसके के लिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। मुख्य रूप क्या था इसका, विदेशी वस्त्रों और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार, नमक का कानून का उल्लंघन कर ना देना। फिर अंत क्या हुआ, चोरी चोरा घटना के बाद वापस लिया गया। एक घटना हुई थी चोरा चोरी घटना, आपने पढ़ा होगा, उसके बाद ये वापस लिया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ये कमजोर हुआ। ठीक है, ये था इसका। अगला प्रश्न, अगला हमारा चैप्टर है भूमंडलीकरण और उपनिवेशवाद। तो इसमें हमारा चौथा प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति और उनके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति क्या थी और उनके क्या प्रभाव पड़े, तो ये थी उनकी शिक्षा नीति। तो 1835 का अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी। कब, 1835 में। विवेकशील भारतीयों का उदय, नए शिक्षित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। भारतीय संस्कृति का पर प्रभाव, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई लेकिन आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। अगला यहाँ पर आता है प्रश्न कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर है कि नकदी फसलों की खेती। क्या, नकदी फसलों की खेती। भारतीय किसानों को जबरन नील, कपास और अफीम उगाने के लिए मजबूर किया गया। और भूमि कर प्रणाली मतलब टैक्स, तो स्थायी बंदोबस्त और रियायतवारी प्रणाली के कारण किसानों पर भारी कर लगाया गया, मतलब टैक्स लगाया गया। फिर आता है इसमें 2 पॉइंट और हैं। तीसरा पॉइंट है कि कृषि का पतन, तो प्रारंभिक कृषि व्यवस्था कमजोर हुई जिससे भुखमरी और गरीबी बढ़ी। फिर चौथा पॉइंट हमारा है कि कृषि में ब्रिटिश हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को व्यापारिक फसलों की खेती के लिए विवश किया जिससे खाद्यान्न में की कमी आई, जिससे क्या आई, खाद्यान्न में कमी आई। अगला उसके बाद चौथा हमारा पार्ट आता है विश्व युद्ध और उसका प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो क्या क्या हुआ था प्रथम युद्ध, तो कारण क्या है इसके, तो कारण देखो, तो राष्ट्रवाद और सैन्यवाद, यूरोपीय देशों में बढ़ते राष्ट्रवाद और सैन्य शक्ति की होड़, साम्राज्यवाद, तो औपनिवेशिक क्षेत्रों को लेकर ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी में टकराव, गठबंधन प्रणाली, मित्र राष्ट्र ब्रिटेन फ्रांस रूस बनाम मध्यम शक्तियां जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली। ठीक है, अगला उसके बाद है कि सरायजेवो हत्याकांड 1914, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या के बाद युद्ध भड़क उठा था। फिर सर आता है आपका प्रभाव क्या पड़े इससे, तो जनहित और आर्थिक संकट। क्या आया, जनहित और आर्थिक संकट, लाखों लोग मारे गए और यूरोपीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। नई सीमाओं का निर्धारण, ऑस्ट्रिया और जर्मनी और तुर्की में के कई हिस्सों का पुनर्गठन हुआ। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 में शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है वर्सराय संधि 1919 और उसके प्रभावों का वर्णन। तो वर्सराय की शर्तें क्या थी, तो शर्तें थी उसकी जर्मनी पर भारी प्रतिबंध लगाना, उसने अपने उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा, युद्ध हार जाना, जर्मनी को भारी युद्ध हार जाना देना पड़ा, सैन्य प्रतिबंध, जर्मनी की सेना की समाप्ति कर दिया, मतलब सीमित कर दिया गया था। प्रभाव क्या पड़े थे इसके, तो जर्मनी में असंतोष, हिटलर का उदय का कारण बनी, यूरोप में अस्थिरता, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बोया गया। अब आता है 5वां और आखिरी पार्ट हमारा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की भूमिका और उसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो भारत की भूमिका क्या थी वो सुनो पहले तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक 25 लाख से अधिक भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल हुए। आर्थिक योगदान, भारत से ब्रिटिश सरकार को अनाज, हथियार और आर्थिक सहायता दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन तेज किया। उसके बाद आता है प्रभाव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ, युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर भारत छोड़ने का दबाव
बढ़ा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अगला पॉइंट है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता, युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और भारत को स्वतंत्रता मिली। फिर भारत का विभाजन 1947, सांप्रदायिक दंगों और राजनीतिक तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अगला फिर आता है हमारा प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु हमले के कारण क्या प्रभावों की व्याख्या कीजिए। कारण और प्रभाव। तो कारण क्या है यहाँ पर, पहला कारण देखो, अमेरिका और जापान युद्ध, जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के जवाब में अमेरिका ने कार्रवाई की। दूसरा है कि युद्ध समाप्ति का दबाव, अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने हेतु बम गिराए थे। फिर आता है प्रभाव, तो हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 पर बमबारी, हजारों लोग मारे गए, जी प्रभाव पड़ा था। तो ये दोनों याद कर लेना, हिरोशिमा पर कब गिराया था और ये अगस्त, तो 1945 तो ठीक है, ये 6 अगस्त को और ये 3 दिन बाद नागासाकी में, एक याद कर लेना, दोनों याद हो जाएंगे। तीसरा आता है कि जापान का आत्मसमर्पण 15 अगस्त 1945, मतलब 15 अगस्त को क्या हो गया था जी, 45, मतलब जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये आखिरी है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। स्थापना कब हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखना था। उसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य तो हो गया, और क्या है उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। आई होप ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में बताए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इनको पढ़े होंगे पहले से अपने स्कूल में, कोचिंग में, यहाँ भी जहाँ पढ़ते होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वैसे मैंने इनको स्पीड से समझा दिया क्योंकि पेपर है, आप इनको आराम से इनको याद करें और इनको आराम से पढ़ें, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिटेल से शॉर्ट में और लॉन्ग दोनों को बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।